हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बायो फाउंड्री विद प्रज्ञा। आज है हमारे बायो बेसिक सीरीज का एपिसोड नंबर 7। अब तक हमने कई सारे टॉपिक्स जो मोस्टली सेल रिलेटेड थे, द वेरी फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। हमने ये देखा कि सेल क्या है, सेल के अलग अलग डिविजन्स क्या हैं, उनके कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में हमने जाना। बट टुडे वी नीड टू लर्न वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल। वैसे तो सारे ऑर्गेनल्स की अपनी अपनी खासियत, अपना अपना फंक्शन है, बट विदाउट दिस पर्टिकुलर थिंग द एंटिटी ऑफ द सेल इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, सो उससे पहले कि हम थियोरेटिकली चीजों को समझना स्टार्ट करें, आई एम गिविंग यू अ सिनेरियो। इमेजिन करो देयर इज अ कंपनी, ओके, and in that company employees are there, machines are there, electricity is also there, but there is no one to manage it. There is no manager. सब कुछ प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या काम प्रॉपरली हो पाएगा विदाउट अ मैनेजर? द सिंपल आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह हमारे सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन्स बनाता है, लेकिन इन सबको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलता है? इन सबको इंस्ट्रक्शन मिलता है न्यूक्लियस से। और आज हम सिर्फ इस न्यूक्लियस के पार्ट्स को नहीं, हम समझेंगे कि ये न्यूक्लियस एक्चुअली में सेल को कैसे कंट्रोल करता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो हर एक लिविंग सेल के पास ना एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले आर्किटेक्ट के पास ब्लूप्रिंट होता है, या फिर एक रेसिपी बुक जिसमें कौन से इंग्रेडिएंट, कितनी क्वांटिटी में, कितना कुकिंग टाइम, सब कुछ मेंशन होता है। इस सेल के पास भी ना सेम टू सेम एक ब्लूप्रिंट है, और ये जो ब्लूप्रिंट है ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस का काम ही होता है कि वो इस ब्लूप्रिंट को प्रोटेक्ट करे। इसी ब्लूप्रिंट की वजह से, यानी इसी पर्टिकुलर मैनुअल की वजह से, सेल को पता होता है कि कब उसे डिवाइड करना है, कब उसे रिपेयर करना है, और कब उसे ग्रो करना है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। ओके, द न्यूक्लियस स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ सेल को मैनेज भी करता है, यानी कि इट रेगुलेट्स द सेलुलर फंक्शन, किस तरीके से ये सेल काम करेगा। और साथ ही साथ न्यूक्लियस क्या करता है, इंफॉर्मेशन या कह लीजिए ब्लूप्रिंट, ये दोनों ही स्टोर करता है। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट एक्चुअली the master blueprint is, and the nucleus is protecting it and also regulating the function of cell. Let us move forward. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम न्यूक्लियस को आखिर कंट्रोल सेंटर बोलते क्यों हैं? आपने अब तक पढ़ाई होगा न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। बट व्हाट इट डज दैट वी आर कॉलिंग इट कंट्रोल सेंटर? क्या न्यूक्लियस खुद एनर्जी बनाता है? नो। क्या वो प्रोटीन बनाता है? नहीं। फिर वो एनर्जी भी नहीं बनाता, प्रोटीन भी नहीं बनाता, तो फिर ये कैसे, किस तरीके से हमारे पूरे सेल को कंट्रोल करता है? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको सबसे पहले समझना है कि ये है, कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता कि यू हैव टू डू ऑल द वर्क। ओके, इफ यू आर कंट्रोलिंग समथिंग, दैट इज नॉट about you doing the whole work, rather it is about giving the instructions. Whatever thing, whatever kind of work or function is to be carried out, if you are in the control, then you are going to give the instruction. तो इस कंसेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सर हर क्लास में खुद जाकर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन पूरा स्कूल उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग चलता है। चाहे सेक्शन ए हो क्लास का 10 का, या सेक्शन बी हो क्लास 10 का, चाहे क्लास 11 हो, चाहे क्लास 1 हो, सारी क्लासेस, सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स प्रिंसिपल के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। इसीलिए हमेशा ये समझना है आपको कि कंट्रोल is never equal to doing the work all by yourself. Control means giving the instruction. And this difference is very much important in biology. Therefore,
The nucleus is called the control center because it provides you with the instructions. ये सेल्स के जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, सेल की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन के थ्रू, और साथ ही साथ सेल के ग्रोथ में, उसके मेटाबॉलिज्म और डिवीजन में भी हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को कोऑर्डिनेट करता है बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो इसी तरीके के कई सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर कर न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल का कंट्रोल सेंटर बन जाता है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस नाउ हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कोई एम्प्टी बॉल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो ये एक एम्प्टी बॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले इसके पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट है वो है न्यूक्लियर एनवेलप। फिर आते हैं हमारे न्यूक्लियर पोर्स, और उसके अंदर होता है हमारा न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है। फिर आता है एक डेंस स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियोलस, एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्रोमाटिन। yes, this is one of the most important structure inside the nucleus, which is the DNA associated with proteins. अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें इस पूरे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का, तो इस पूरे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का एक ही गोल है, डीएनए को प्रोटेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके सेल के फंक्शनिंग में हेल्प करना। So this is the main aim of this structural continuity, or you can say the structural integrity of this nucleus. Now we will move on to our next slide. That is about nuclear envelope. हमने देखा जब हम स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे, जो सबसे पहली चीज आई दैट वाज द न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है। दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल। और ये कोई सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ऑलवेज रिमेंबर दैट न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और इसका मेन काम यही है कि ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है। और एक इसका काम है कि इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर की फंक्शनिंग और उसके अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का भी काम करती है। और एक स्पेशल फीचर इस न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर ये पूरा वॉल एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता तो फिर इस न्यूक्लियस के अंदर से इंस्ट्रक्शन बाहर कैसे जाते, और बाहर की कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर कैसे आती। इसीलिए ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, इसका काम ही यही है कि ये सेल के कम्युनिकेशन को एनेबल करती है न्यूक्लियस में। राइट, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से बात कर सके और साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस से कम्युनिकेट कर सके। इसीलिए इस एनवेलप में ये स्पेशल ओपनिंग्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप एक प्रोटेक्शन नहीं है एज अ वॉल, ओके, इट इज अ वे जहां पे रेगुलेशन होता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर निकलेगा। ये कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन के लिए भी हेल्पफुल है। प्रोटेक्शन तो देता ही है, बट सोलली ये एक प्रोटेक्टिव वॉल नहीं, ये एक कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने का पैसेज है या मीडियम है। अब हम मूव करते हैं ये जानने के लिए कि न्यूक्लियर एनवेलप में वो जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, एग्जैक्टली उनका काम क्या होता है। ये न्यूक्लियस के गेट कीपर्स हैं। ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप है जो डबल मेम्ब्रेन लेयर है, और इनके बीच में छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स हैं। इन्हें हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर विद प्रॉपर लेबलिंग यहाँ मैंने स्लाइड में अटैच कर दिया है। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इट मोर यू कैन गिव अ लुक टू दिस स्ट्रक्चर एज वेल, बट फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट डज दिस न्यूक्लियर पोर्स डू।
द फर्स्ट थिंग इज दैट न्यूक्लियर पोर का काम ही यही है कि क्या अंदर आएगा, साइटोप्लाज्म से क्या न्यूक्लियस के अंदर आएगा और न्यूक्लियस से क्या बाहर जाएगा, इस चीज की पूरी देखरेख कौन करता है? न्यूक्लियर पोर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको याद रखनी है वो ये है कि डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब आप बोलेंगे अगर ये अंदर रहता है तो इंस्ट्रक्शन कैसे मिलते हैं? इंस्ट्रक्शन ट्रैवल करते हैं। कैसे ट्रैवल करते हैं? डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है और उसी कॉपी को हम कहते हैं आरएनए, और ये आरएनए ही न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जब भी सेल के अंदर कोई प्रोटीन जो न्यूक्लियस में जाना है, ऐसा कोई प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर आएगा, तब भी यही न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही आएगा। अल्टीमेटली बात इतनी सी है कि डीएनए हमेशा इनसाइड द न्यूक्लियस ही रहता है, उसके इंस्ट्रक्शन बाहर जाते हैं एज आरएनए, और जो भी प्रोटीन्स न्यूक्लियर के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, वो इन्हीं पोर्स के थ्रू अंदर आते हैं। तो अगर हम एक सिंपल लाइन में कहें तो डीएनए स्टेज एंड आरएनए ट्रैवल्स, एंड दिस इज द गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर पोर। अब हम और अंदर चलते हैं न्यूक्लियस के, एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोलस। यस, न्यूक्लियोलस वो डेंस स्ट्रक्चर है, डेंस राउंडेड स्ट्रक्चर है इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसे हम कई बार राइबोसोमल फैक्ट्री भी कह देते हैं। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसका काम क्या है न्यूक्लियोलस का? इसका काम है राइबोसोमल आरएनए बनाना और राइबोसोमल सब यूनिट्स को असेंबल करना। यही राइबोसोम बाद में जाते हैं साइटोप्लाज्म में और वहीं पे फिर प्रोटीन्स बनाते हैं। यहाँ अक्सर एक कंफ्यूजन होता है कि न्यूक्लियोलस प्रोटीन बनाता है। बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोमल आरएनए बनाना। ये सिर्फ राइबोसोम्स बनाता है और फर्दर उनके यूनिट्स को असेंबल भी करता है, बट प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो यहाँ न्यूक्लियोलस में नहीं होती है। सो इट इज वेरी क्लियर and you should remember it that nucleolus makes ribosomes, not proteins. प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होगा, लेकिन ये जो राइबोसोम बनेंगे ये बनेंगे हमारे न्यूक्लियोलस से। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम और अंदर चलते हैं हमारे न्यूक्लियस के, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ में। यस, डीएनए। अब हम पहुंच गए हैं उस पार्ट के बारे में जिसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हम सब में है, डीएनए। डीएनए क्या करता है, क्यों है वो ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ? डीएनए स्टोर्स द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। मतलब कि आपकी बॉडी का कलर क्या है, आपके आईज का कलर क्या है, आपके हेयर्स का कलर क्या है, आप इस तरह क्यों दिखेंगे, आपकी फिजिकल अपीयरेंस विल बी स्पेसिफिकली लाइक दिस, हाउ यू रिजेंबल टू योर पेरेंट्स, एवरीथिंग हैज द आंसर, एंड दैट आंसर इज डीएनए इटसेल्फ, द जेनेटिक मटेरियल। ये स्टोर करता है आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ये सब कुछ डीएनए में एनकोडेड होते हैं। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो सेल्स हैं बॉडी में वो कई तरह के हैं, पर पता है सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। डीएनए तो सब में सेम है, हम सब में जो एक एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है उसके पर्टिकुलर बॉडी में हर एक सेल्स में सेम डीएनए है, बट दे हैव different functions, different compositions, different structure also. ये कैसे होता है? Because they use different genes. The DNA is same, but the gene section that a cell is using is different. इसी वजह से different cells होते हैं और different काम होते हैं उनके। DNA सेम रहेगी पर काम अलग अलग हो जाएगा, because different kind of cell are using different genes. और यही डीएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस को आगे डायरेक्ट करता है, और साथ ही साथ हमारे ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन, इन सारी चीजों के इंस्ट्रक्शन भी इसी से मिलते हैं। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ,
because it has the design how your life, how you as a living human will be looking like or will be functioning like. That's why DNA is the blueprint of life, and it is the genetic material. And now there is one of the most important and the most common concept of biology, and this is the part where students confuse the most. DNA, gene, and chromosome. Everything is related, but somehow they are little bit different. बहुत लोग इन तीनों को सेम समझते हैं. एक्चुअली रिलेशनशिप इनका बहुत सिंपल है. डीएनए एक हेरिडिटरी मॉलिक्यूल है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द डीएनए एंड दिस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल. उस डीएनए का एक छोटा सा फंक्शनल पार्ट, उस डीएनए का एक छोटा सा फंक्शनल पार्ट, लेट सपोज ये जो पोर्शन है जिसे मैं अभी येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन है जो और हाईलाइटेड आपको दिखाया गया है एज अ जीन. So gene is basically a functional segment of DNA. DNA hereditary molecule है which is a long molecule and it stores genetic information. Now उसका एक छोटा सा segment जो कि functional है, that is the gene. A specific segment of DNA that is functional, उसे हम gene कहते हैं. अब ये हर एक gene में specific instructions होते हैं. स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को लेकर. फॉर एग्जाम्पल, कोई जीन आपके हेयर कलर को कोड करती है, तो कोई जीन आपके आई कलर को, या किसी बॉडी के पर्टिकुलर एंजाइम को, और इसी तरीके से सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए होते हैं. अब जब हमने देख लिया कि इस लॉन्ग मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जीन है और ये लॉन्ग मॉलिक्यूल डीएनए है, बट इतनी बड़ी जो ये डीएनए है ये हमारे सेल में अरेंज हुई रहती है एक टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम. पैक्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर डीएनए का इतना लॉन्ग मॉलिक्यूल इज ऑर्गेनाइज्ड into a compact structure, and that structure is called as chromosome. So this is a very simple analogy that you can use to understand this concept more easily. Let us imagine a book. So the whole book that you are seeing is basically the chromosome. एकदम अच्छे से pages arrange किए हुए हैं and it is covered hard bound book. And उस book के particular pages जो हैं that is DNA. And in each page there is a gene, यानी कि वो जो chapters हैं वो gene है हमारे. स्पेसिफिक सेगमेंट, जैसे चैप्टर का एक अपना थीम होता है, अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरीके से जीन का भी अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो उसमें एनकोडेड है, इसीलिए तो उसे फंक्शनल सेगमेंट कहते हैं. तो इसीलिए सिंपली हम इसे याद रख सकते हैं कि डीएनए तो हेरिडिटरी मॉलिक्यूल है, बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, उसके एक छोटे सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, और उसी पूरे स्ट्रक्चर को जब हम टाइटली पैक कर देते हैं उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं. नाउ दीज होल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इज जस्ट देयर टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन. प्रोटीन के बिना लाइफ इमेजिन करना इज just something that you are denying the concepts of biology, the rules of biology. So DNA का existence है प्रोटीन सिंथेसिस को इंस्ट्रक्ट करने के लिए. DNA जैसा कि हमने पढ़ा न्यूक्लियस में कि वो अपनी एक कॉपी बनाता है which is called as RNA. अब RNA फाइनली क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एज वेल. डीएनए की इसी इंफॉर्मेशन को आरएनए कैरी करता है ऐसा एज अ मैसेज. जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में जाते हैं तो सेल्यूलर फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है. प्रोटीन्स परफॉर्म सेल्यूलर फंक्शंस. जैसे ही वो सेल्यूलर फंक्शन होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन फर्दर सेल के और काम करने लगता है. सो डीएनए टू प्रोटीन इज अ जर्नी, जहां पे डीएनए से आरएनए बना, आरएनए ने कैरी किया फर्दर, राइबोसोम में जाके उन्होंने बनाया प्रोटीन, और ये प्रोटीन फर्दर करने लगी सेल्यूलर फंक्शंस. सो दिस इज हाउ द लाइफ regulates itself. This is how DNA instructs the cell to perform the function. सेल कभी भी डायरेक्टली डीएनए यूज नहीं करता. डीएनए हमेशा आरएनए बनाएगा और फिर उससे बाहर जाके
ये जो मैसेज मिला है आरएनए की हेल्प से, उससे प्रोटीन बनाया जाता है। इसी को हम सिंपल इस फॉर्म में कह सकते हैं डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। इसे ही हम सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइंसेस, सेंट्रल डॉगमा। इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, दैट इज व्हाट सेंट्रल डॉगमा टेल्स अस। डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, आरएनए मैसेज लेकर जाएगा और प्रोटीन्स एक्चुअल वर्क करेंगे सेल में। इसी तरीके से पूरा सेल हमारा फंक्शन करता है। इसीलिए हम एक सिंपल लाइन में कह सकते हैं कि ये जो जीन्स हैं, जीन क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, एंड डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मॉलिक्यूल। तो जैसे ही जीन्स, ये जो फंक्शनल सेगमेंट है, इनका काम करने का तरीका क्या हुआ, प्रोटीन के थ्रू ये अपना काम करते हैं। जिस तरह के फंक्शंस इन जीन्स में एनकोडेड होंगे, उसी तरह के इंस्ट्रक्शन मिलेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ताकि वो एक्सप्रेस कर सके उस पर्टिकुलर फीचर को। This is how the whole nucleus is providing the instruction to the cell. I hope this much is clear to you all. और आज हमने न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट्स को ही नहीं समझा, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग को भी समझा है कि न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर क्यों है, न्यूक्लियस एनवेलप्स ऑफ पोर्स का रोल क्या है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, डीएनए क्या होता है, जीन और क्रोमोसोम में हमने डिफरेंस भी समझा और ये भी देखा कि फाइनली डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके एक बार क्लियर हो जाए तो आगे के जो जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन और जेनेटिक्स के बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट्स को आप मास्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट देयर बेसिक स्ट्रॉन्ग। एंड नेक्स्ट एपिसोड में we will be learning how we understand this DNA to protein whole journey, where DNA is not leaving the cell, but somehow the instruction is reaching to the cell, right, to all other parts of the cell. तो उस पूरी journey को, the journey from DNA to protein will be covered in the next episode. Till then, keep studying, keep enjoying.